नमस्कार मित्रों, मैं संजीव गुर्जर आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई सूचना और नई जानकारी के साथ। मित्रों, ये राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 की बुक का ये हमारा 39वां वीडियो है। पिछले 38 वीडियो में हम राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 की बुक के राजस्थान का इतिहास, ज्योग्राफी, संस्कृति के वीडियो अपलोड कर चुके हैं, साहित्य के वीडियो अपलोड कर चुके हैं और ये हमारी कला से संबंधित जो वीडियो है वो चल रहे हैं। इसमें हमारा ये 39वां वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। लोकगीत। राजस्थानी लोकगीत मौखिक परंपरा पर आधारित मानस पटल की उपज है, जो 16 संस्कारों, रीति रिवाजों, संयोग वियोग के अवसरों पर लोक भाषा में सुंदर अभिव्यक्ति करते हैं। उदाहरणार्थ, खेलन दो गणगौर, ये गीत की लाइनें हैं। मारी घूमर छे नखराड़ी, मारी घूमर छे नखराड़ी ए माए, और चिरम, तो ये लोकगीत की लाइन्स हैं। कक्षा 9 की बुक में लेवल थोड़ा कम, कंटेंट थोड़ा कम दिया हुआ है। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेगी 10th, 11th, 12th, उन बुक्स में और विस्तार से राजस्थान के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा उल्लेख किया है लोकगीत का। आगे आता है लोकवाद्य। लोक कला में राजस्थान के लोकवाद्यों का बड़ा महत्व है, क्योंकि जैसे कोई फड़ का भी वाचन होता है तो उसमें रावण हत्ता, नगाड़ा, इस तरह के जो वाद्य हैं लोक नृत्यों में, लोक नाटकों में वाद्यों का उपयोग किया जाता है। तो लोक वाद्यों के बिना राजस्थान की जो लोक कला है वो थोड़ी अधूरी है। इसके बिना नृत्य संगीत भी अधूरा लगता है। यहाँ के प्रमुख लोक वाद्यों में रावण हत्ता, ये जयनारायण जी की फड़ जब वाजते हैं तो उसमें बजाया जाता है। तंदूरा, नगाड़े, तीन तारा, जोगिया सारंगी, पुंगी और भपंग, ये प्रमुख लोक वाद्य है। अगला आता है हमारा लोक चित्रकला। पथवारी, ये गांव में पथरक्षक के रूप में पूजा जाने वाला स्थल, जिस पर विभिन्न प्रकार के चित्र बने होते हैं। गांव के बाहर एक चबूतरा सा बनाया जाता है, ठीक है, और इस चबूतरे की दीवारों पर विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, तो इसे पथवारी कहा जाता है इन चित्रों को। पाना, राजस्थान पर कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उन्हें पाना कहा जाता है। जैसे लक्ष्मी पूजा करते हैं तो हम दीपावली पर तो लक्ष्मी जी का पाना लाते हैं, ठीक है, तो कागज पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन कागजों को पाना कहते हैं। मांडना, ठीक है, जो फर्श पर जो चित्र बनाए जाते हैं चौक वगैरह पर, हमारे गांव में हम भी इस पे दिवाली पर, गणगौर पर, नीचे हमारे आंगन में, ठीक है, आजकल तो वो स्टिकर आने लगे, उनको चिपका देते हैं, तो मांडना इनको कहते हैं। राजस्थान में लोक चित्रकला की एक अनूठी परंपरा है। त्योहारों में मांगलिक अवसरों पर पूजा स्थल चौक पर ज्यामितीय वृत्त, वर्ग या आड़ी तिरछी रेखाओं के रूप में मांडना बनाए जाते हैं। फड़, ये हमने पहले पढ़ लिया। कपड़ों पर किए जाने वाले चित्रांकन को फड़ कहा जाता है। सांझी, यह गोबर के घर के आंगन, पूजा स्थल अथवा चबूतरे पर बनाया जाता है, ठीक है, चित्र ही होते हैं ये सभी। फड़ को हमने डिटेल में पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, आप देख सकते हैं। लोकगीत, लोकनाट्य, लोकवाद्य, लोक चित्रकला राजस्थानी संस्कृति एवं सभ्यता के प्रमुख अंग हैं। आदिकाल से लेकर आज तक इन कलाओं का विविध रूपों में विकास हुआ है और विधाओं के विकास में भक्ति, प्रेम, उल्लास और मनोरंजन का प्रमुख स्थान रहा है। इनके पल्लवन में, इनके विकास में लोक आस्था की प्रमुख भूमिका रही है। बिना आस्था और विश्वास की इन लोक कलाओं के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज भी लोक कला के मूल तत्व जनजीवन में विद्यमान हैं। त्योहार, नृत्य, संगीत, लोकवाद्य, लोक कलाओं, विभिन्न बोलियों एवं परिणाम के कारण ही राजस्थान को रंगीला राजस्थान की संज्ञा दी जाती है। और राजस्थान की सांझी संस्कृति के दर्शन यहाँ के जनजीवन के साथ साहित्य में भी देखे जा सकते हैं। धर्म, संभाव एवं सुलह कुल की नीति यहाँ के धार्मिक जीवन का इतिहास के काल से ही मूल मंत्र रहा है, ठीक है। इसके बाद हम
अगला टॉपिक लेते हैं, ये क्वेश्चन से संबंधित। ये बताया हुआ है इसमें पब्लिसिटी के लिए। एनडीए के लिए क्या चाहिए, 16.5 साल से 19 साल के बीच में एज होनी चाहिए, और 10+2 नेवी और आर्मी के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा सिलेक्शन होने के बाद एग्ज़ाम हो जा होगा, उसके बाद जैसे सिलेक्शन के लिए एग्ज़ाम होगा, और सिलेक्शन होने के बाद एग्ज़ाम के थ्रू एनडीए खड़गवासला पुणे, वहाँ पर ये ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होगा 3 साल एनडीए और 1 साल आईएमएम। दूसरा है इसमें टेक्निकल एंट्री स्कीम, 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम। तो जो कोई भी आर्मी में जाना चाहता हो उनके लिए डिटेल दी हुई है, और मेल फीमेल दोनों के लिए है। ठीक है, एनसीसी वालों को स्पेशल एंट्री दी जाती है। उसके बाद हम आते हैं अध्याय 4 पर, राजस्थान की अर्थव्यवस्था। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था में राजस्थान का स्थान महत्वपूर्ण। नोट करिए, पहले भी नोट किया हमने ज्योग्राफी वाले टॉपिक में। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 342,239। इस दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। पहले एमपी था, लेकिन नवंबर 2000 में विभाजन होने के बाद 2 राज्य बन गए। ठीक है, छत्तीसगढ़ और एमपी। तो एमपी अब छोटा हो गया। सबसे बड़ा क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान हो गया। 10.41% भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान रखता है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये अनंतिम आंकड़े हैं, 6.86 करोड़ प्रोविजनल आंकड़े हैं। जनसंख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान भारत में इसका। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राजस्थान राज्य में पूरे देश की जनसंख्या का 121 करोड़ का 5.67%। क्षेत्रफल का तो भारत के क्षेत्रफल का ये राजस्थान है 10.41%, और जनसंख्या का रखता है 5.67%, यहाँ पर निवास करता है। तो स्पष्ट रूप से इनकी जो इम्पोर्टेंस है राजस्थान की नज़र आती है। प्राकृतिक और मानव संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के विकास की गति को बढ़ाने के लिए, और इन दोनों ही दृष्टि से समृद्ध प्रांत हैं। प्राकृतिक संसाधनों में खनिजों की भरपूर उपलब्धता है, तो राजस्थान को खनिजों का अजैब घर भी कहा गया है, क्योंकि खनिजों की भरपूर उपलब्धता के कारण। वो बात अलग है कि सभी का अच्छे से दोहन नहीं हो पा रहा है संसाधनों के अभाव के कारण, भौतिक संसाधन, मानव संसाधन इनके कारण, परंतु उपलब्ध है, इसलिए खनिजों का अजैब घर कहा जाता है। और औद्योगिक परिदृश्य भी इसी कारण से तेजी से उभर रहा है राजस्थान का, और इसमें कृषि का भी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। राजस्थान की प्रमुख फसलें हैं ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, जो, चना, गेहूँ, तिलहन, दालें, कपास और तंबाकू। ठीक है, ये जो लैंग्वेज दी हुई है आरएस मेंस एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी अच्छी है। कमेंट अगर कहीं पर कहा जाए राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी करें तो उस हिसाब से। तो मुख्य फसलें हैं ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, जो, चना, गेहूँ, तिल, दालें, कपास और तंबाकू। और तिलहन में सरसों, विशेष रूप से सरसों के उत्पादन में उभरा है राजस्थान। इसके अलावा लाल मिर्च, मेथी, जीरा, हींग भी अन्य फसलें हैं। लाल मिर्च, मेथी, जीरा, हींग मसालों में। और कुछ वर्षों में सब्जियों तथा संतरा, माल्टा, नींबू, आंवला, अमरूद आदि फलों के उत्पादन में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन की भूमिका बढ़ गई है। राजस्थान की साक्षरता 1991 में तो 38.55% थी, जो देश भर में बिहार की साक्षरता के बाद नीचे से दूसरे स्थान पर थी। ठीक है, तो 1991 में तो ये स्थिति थी कि सबसे कम में सेकंड लास्ट पे हम, बिहार के बाद सबसे कम हमारी थी साक्षरता 1991। 2001 की बात करें जनगणना की, तो देखिए यहाँ पर नोटिसेबल है 38.55% थी हमारी 1991 में। ठीक है, 38.55 1991 में। उसके बाद 2001 की जनगणना की बात करें
ये हमारी 38.55 थी साक्षरता 1991 में, और 2001 की जनगणना की बात करें तो हो गई है 60.41%। बहुत अच्छी ग्रोथ की है राजस्थान ने 2001 में, और 2011 में बढ़कर के ये हो गई है 67.06%। ये तीनों के आंकड़े हैं, तीन जनगणनाओं के हमारे यहाँ पे, तो निश्चित रूप से विकास की ओर अग्रसर है। तो वर्ष 2001 में राजस्थान साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, दादर और नागर हवेली से आगे बढ़ गया। साक्षरता दर 2011 में बढ़कर 67.06% हो गई। राजस्थान ने हाल ही में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तीव्र प्रगति की है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में विश्वविद्यालय की संख्या में वृद्धि हो रही है, और इस श्रृंखला में अजमेर में केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलना महत्वपूर्ण है। अंडरलाइन करिए, नोट करिए इसको, केंद्रीय विश्वविद्यालय खुला है अजमेर में। ठीक है। जोधपुर में IIT खुली है, और इस तरह से ज्ञान क्रांति के क्षेत्र में तेजी से बढ़ने की संभावनाएं बड़ी है राजस्थान में। और आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ राजस्थान का सामरिक महत्व भी है, क्योंकि ये जो है पाकिस्तान जैसे सेंसिटिव जो राष्ट्र है हमारे बगल में, उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 1070 किलोमीटर की सीमा बनाता है, इसलिए ये सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब आधारभूत संरचना की बात करें तो आर्थिक विकास में आधारभूत संरचना की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। जो क्षेत्र आधारभूत संरचना में समृद्ध होते हैं उनका विकास तेजी से होता है। आधारभूत संरचना मतलब सड़कें वगैरह, सड़क, ऊर्जा, बिजली, मतलब जल, परिवहन। ठीक है, ये आधारभूत संरचना है। पहला भाग आधारभूत ढांचागत संरचना है। अगर दो भागों में आधारभूत संरचना को दो भागों में विभाजित किया जाए तो पहला भाग है ढांचागत संरचना। आधारभूत संरचना का पहला भाग है ढांचागत संरचना। अब इसमें आता है परिवहन, विद्युत और संचार। ढांचागत संरचना में परिवहन, विद्युत और संचार। इसके अलावा सिंचाई भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, परिवहन, विद्युत, संचार और सिंचाई, क्योंकि कृषि का विकास सिंचाई पर निर्भर है। आधारभूत संरचना का दूसरा भाग है सामाजिक संरचना। तो दो भाग हो गए ये आधारभूत संरचना का, नंबर 1 ढांचागत संरचना, नंबर 2 सामाजिक संरचना। इसमें प्रमुख रूप से मानव संसाधन विकास को शामिल किया जाता है। तो राजस्थान का विकास के मामले में अग्रणी राज्य नहीं होने का प्रमुख कारण ही यही है, आधारभूत संरचना का अभाव है। यहाँ पर दो प्रकार की आधारभूत संरचना बताई गई है, ढांचागत संरचना और सामाजिक संरचना। तो परिवहन, विद्युत, संचार, सिंचाई, ये तो आते हैं ढांचागत संरचना में, और मानव संसाधन आता है सामाजिक संरचना में। तो आधारभूत संरचना का राजस्थान में अभाव है, इस कारण से ये अग्रणी विकास के मामले अग्रणी राज्यों में नहीं है, क्योंकि आधारभूत संरचना के विकास के बिना विकास का पहिया नहीं घूम सकता। और राजस्थान सरकार आर्थिक विकास में आधारभूत संरचना की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए इसी विकास पर ध्यान केंद्रित किए हुए है, और राजस्थान की पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं में वित्तीय संसाधनों का बड़ा भाग आधारभूत संरचना पर खर्च किया जा रहा है। बिल्कुल सिंचाई के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, सड़कों के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, बिजली उत्पादन बढ़ा है। राजस्थान में आधारभूत संरचना की स्थिति सुधर रही है, और राजस्थान आर्थिक विकास में आगे बढ़ रहा है। राजस्थान में आधारभूत संरचना विशेष रूप से परिवहन, ऊर्जा मतलब विद्युत, सिंचाई और संचार और मानव संसाधन। ठीक है, तो ये चारों तो बताए थे ढांचागत संरचना में, और ये मानव संसाधन बताया था सामाजिक संरचना में। दोनों मिलाकर के थे आधारभूत संरचना। ठीक है, तो इसके बाद हम लेते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।